वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम कुछ बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की भी, क्योंकि वज़ारत तिजारत ने कहा है कि अक्टूबर में पाकिस्तान की बरामदात में 17.5% इजाफा हुआ और अक्टूबर 2000 अगर 2020 की बात कर लें तो 2 अरब 10 करोड़ 40 लाख डॉलर्स के मुकाबले में रवां साल अक्टूबर में 2 अरब 47 करोड़ 10 लाख डॉलर्स बरामदाद हुई हैं। हाँ जी, वज़ारत तिजारत की जानिब से जारी एक बयान में ये भी कहा गया है कि ये हमारी तारीख में किसी भी अक्टूबर में सबसे ज़्यादा बरामदात हैं और अक्टूबर 2021 के लिए बरामदी हदफ 2 अरब 60 करोड़ डॉलर था। जुलाई ता अक्टूबर 2021 की मुद्दत के दौरान पाकिस्तान की बरामदात 25% इजाफे से 9 अरब 46 करोड़ 80 लाख डॉलर हो गई। अच्छा, जो गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के दौरान अगर देखा जाए तो 7 अरब 57 करोड़ 60 लाख डॉलर्स थी। और मुशर्रिर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने भी समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर इस पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया, मगर अगर हम दूसरी जानिब देखें तो अवाम मूज़ और महंगाई से परेशान हमें दिखाई दे रही है। अच्छा, मुआशी तरक्की के जो अशारिये हमारे साथ शेयर किए जा रहे हैं और जब पब्लिक बात करती है, अवाम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि समरात फिर हमारे तक क्यों नहीं पहुँच रहे अगर सब इतना बेहतर चल रहा है। और उस वक्त लगता है कि जी कि शायद हुकूमत के दावे दुरुस्त नहीं हैं। अवाम ये समझते हैं कि जी कि ये जब हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे तो ये अशारिये चाहे जो मर्जी होते रहे, वर्ल्ड बैंक कहता रहे, कोई भी मतलब देख लें कि एजेंसीज कहती रहें, रेटिंग एजेंसीज, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है इन तमाम चीज़ों से जब तक हमारे हालात बेहतर नहीं। क्योंकि हम देखें तो जो अवाम है उसका जो अगर डायरेक्ट लिंक है वो जो हम अब कह लें कि उनकी जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं या डिफरेंट जो उनकी चीज़ें इस्तेमाल की हैं उसके ऊपर है, तो वो देख रहे होते हैं चीज़ों को भी इस्तेमाल करें तो कहते हैं उनमें महंगाई हो रही है और उनमें कमी नहीं देखने में आ रही है। तो अवाम का जो सारा कंसर्न होता है वो महंगाई से होता है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और वो चीज़ें जो हैं वो उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर जाती जा रही हैं। तो ऐसे में वो फिर वो जो ये हमें बहुत मौशी शादी अगर हमें मुस्बत तरफ भी जा रहे हैं तो वो उनके लिए कोई मैटर नहीं कर रहे होते हैं ख़ास। एक और अहम चीज़ भी इकरा, वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि हम लॉन्ग टर्म फैसले करेंगे, हम शॉर्ट टर्म फैसले नहीं करेंगे, हम ऐसे फैसले नहीं करेंगे कि आपको लगे कि जी कि सब बहुत अच्छा है लेकिन पाकिस्तान को अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो नुकसान हो रहा। हम लॉन्ग टर्म फैसले करेंगे कि जिससे ऐसा हो कि जी कि शॉर्ट टर्म शायद फ़वाइद वैसे ना मिले, लेकिन अगर हम कुछ सालों बाद देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि तब जो फैसले किए थे उसका समर आज मिल रहा है। तो इस पर भी हमने बात करनी है कि क्या वाकई हमारे लॉन्ग टर्म जो फैसले हम कर रहे हैं वो दुरुस्त हैं। बिल्कुल ऐसे कि ये फैसले आया ये हैं लॉन्ग टर्म भी या नहीं है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमजा, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि फैसले हो तो रहे हैं, उससे मुआशी शारी दुरुस्त भी समत में जा रहे हैं, पॉजिटिव हमें उस से मिल रही है न्यूज़, लेकिन क्या हमें वैसे मतलब देखा जाए तो अगर हम आम देखें तो लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है या शॉर्ट टर्म ये तो नहीं है प्लानिंग। हम इसी सारे मामले पर बात भी करेंगे। मुआशी उमूर के माहिर हैं डॉक्टर फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। रवा माली साल की अगर हम बात करें तो पहली तिमाही की अगर हम देखें पाकिस्तान ने 9 अरब डॉलर से ज़ायद की बरामदात की है, जबकि हदफ 9.6 अरब डॉलर था। आप समझते हैं जो टारगेट है वो गैर हकीकी था जो कि पाकिस्तान हदफ हासिल नहीं कर पाया है, इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, एक सरमाई का के अदाद और शुमार के ऊपर फोकस करना मैं समझता हूँ वो मईशत दानों का काम है। अच्छा। वो मईशत दान बैठें और आपस में बहस करें। ओवरऑल पोजीशन कुछ ऐसी है कि हम पिछले कोई 3 महीने से माहाना की बुनियाद पे कुछ 6.5 अरब डॉलर की इम्पोर्ट्स कर रहे हैं, जो मैंने पहले 70-72 साल पाकिस्तान की जो माशी तारीख है उसमें इतनी हाई इम्पोर्ट जो मैंने नहीं देखी। अच्छा। इम्पोर्ट्स आसमान से बातें कर रही हैं और एक्सपोर्ट्स में हम फंसे हुए हैं जो हमने 2013 में एक्सपोर्ट की। अब 2013 का माली साल अगर आप देखें तो वहां पे हमने तकरीबन 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर डाली थी और अब हम 8-9 सालों के बाद दोबारा से उसी लेवल पे पहुंचे हैं जहां हम 2013 पे थे। 2-2.25 अरब डॉलर से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रही हैं। तो अगर 6-6.5 अरब की इम्पोर्ट है, 2-2.5 अरब से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रही हैं, तो 4-4.5 अरब डॉलर का जो माहाना की बुनियाद के ऊपर बजटरी खसारा आ रहा है वो आप देख लीजिए कि पिछले 70 साल पाकिस्तान की माशी तारीख में इतना हाई बजटरी खसारा हमने पहले कभी देखा नहीं। अब वो कहते हैं विशियस साइकिल, यानी कि वो आप क्या कहेंगे उसको, शैतानी चक्कर में पड़ जाते हैं कि जब तजारती खसारा इतना ज्यादा हो जाता है तो फिर स्टेट बैंक के जो रिजर्व पड़े हुए हैं डॉलर्स के उनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। जब उनके ऊपर प्रेशर आता है तो फिर आप देखते हैं कि रुपये की वैल्यू जो है वो डॉलर के मुकाबले में गिरना शुरू कर देती है। जब रुपये की वैल्यू गिरती है तो फिर महंगाई वापस उसी चक्कर में पहुंच जाते हैं। और इस वक्त 98% पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई।
ठीक है ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ज़रा ये बता दीजिएगा कि मतलब इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट से बात होती है तो वो नुमाइंदे ये बताते हैं कि जी कि हम जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो मशीनरी है, उससे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हम वो चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर रहे जो गुज़श्ता हुकूमतें इंपोर्ट किया करती थी। हमें तो इसलिए भी इंपोर्ट बिल हमारा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमें तो देखें वैक्सीन आ रही है, उसके हवाले से भी हमें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह की जो बातें की जा रही हैं कि जी मशीनरी लग रही है, इंडस्ट्री लग रही है, इसके असरात और इसके समरात बाद में आप लोगों को नज़र आएंगे, ये मौक़िफ़ दुरुस्त है गवर्नमेंट का? देखिए, जो भी हुकूमत आती है और अगर उसका तजारती खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यही वाले अल्फाज और यही वाला दिफा जो है ये हमने 2018 में PMLN की हुकूमत के दौरान भी देखा था। वहाँ पे जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है आपको याद हो वो 19-20 डॉलर पे पहुँच गया था और वहाँ पे हुकूमत हमें यही बताती रही कि मशीनरी इंपोर्ट हो रही है और अगले 1-2 साल मशीनरी जब लग जाएगी तो फिर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी। ऐसा हुआ। आपने वैक्सीन का जिक्र किया, वो एक वाजिब दिफा बनता है। वैक्सीन आप सोच लीजिए कि ये पेंडेमिक आया ही दुनिया में 100 साल के बाद है, तो वो एक दिफा जरूर बनता है। लेकिन ये मशीनरी वाला मामला आप सोचिए कि हम अपने आप को एक एग्रीकल्चर कंट्री कहते हैं। इस साल हम कर रहे हैं, इस साल हम चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, इस साल हम जो है कपास भी हमने इंपोर्ट की है, तो सारी चीजें तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बजाय अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री कहते हैं। तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि मशीनरी की इंपोर्ट की वजह से तजारती खसारा जो है वो बढ़ गया है। अच्छा डॉक्टर फारूक सलीम साहब, अगर हम दरामदत की बात जिसे हम कर रहे हैं तो एक फिगर हमारे सामने आया जो कि बहुत ख़तरनाक भी था, वो ये था कि 25 अरब डॉलर के करीब रहा। तो आप क्या समझते हैं ये मईशत के लिए कितनी अलार्मिंग सिचुएशन? मैं समझा नहीं, 25 अरब डॉलर क्या चीज़ थी? ये जो फिगर थी जिसमें से इंपोर्ट्स हमारी बढ़ रही थी ना, तो 25 अरब डॉलर्स की करीब हमारा फिगर सामने आ रहा था कि इतने के करीब बढ़ रही हैं। तो ये मईशत के लिए कितनी अलार्मिंग सिचुएशन? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमती फोकस जो है वो गलत है। हुकूमती फोकस ये रहता है कि किस तरह से इंपोर्ट को कर्टेल किया जाए, जो इंपोर्ट्स हो रही हैं उनको कम करने की। ये हुकूमत भी कोशिश कर रही थी, इससे पहले वाली हुकूमत ने भी ऐसी कोशिशें की, लेकिन ये कोशिशें नाकामयाब रहती हैं। और उसकी वजह ये है कि बहुत बड़ा हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो ज़रूरी अशिया का, ये तकरीबन 20 बिलियन का तेल हम इंपोर्ट करेंगे। अब वो आपने स्टूडियो जाना है, मैंने अपने दफ्तर जाना है, दुकान जाना है, तो इंपोर्ट जो ऑयल की है वो कम नहीं की जा सकती। इसी तरह कोयला जो $1 का हम इंपोर्ट करते हैं, अब कोयले से हमारे पावर प्लांट से हम बिजली बना रहे हैं, तो कोयले की इंपोर्ट भी कम नहीं हो पाएगी। इसी तरह 2.5-3 LNG की इंपोर्ट हो रही है। अब वो गैस की कमी है पाकिस्तान के अंदर, LNG भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उससे हम बिजली भी बना। फोकस होना चाहिए बढ़ाने में। अगर हम तजारती खसारा कम करना चाहते हैं और फोकस करें कि इंपोर्ट को किसी तरह कम कर लें, वो हो नहीं पाएगा। तो फोकस होना चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा 2 चीज़ों पे नज़र डाल दीजिएगा और मैं आप चाहूँगा कि आपकी राय जो है वो हम सब जान सकें इसके ऊपर कि हुकूमत ये कह रही थी कि हम तो लॉन्ग टर्म फैसले कर रहे हैं, इसलिए ये कड़वी गोली है, ये निगलनी पड़ेगी और उसके बाद जो है रावी चैन ही चैन लिखेगा। क्या रावी वक्त आएगा इन पॉलिसियों के ऊपर कि चैन ही चैन लिखे? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जब हम बात करते हैं कि रावी आके चैन ही चैन लिखेगा किसी दौर के अंदर, फिर हम देखते हैं कि सऊदी अरब से हमें $3 अरब का सपोर्ट फंड मिलता है। तो जब सपोर्ट फंड मिलता है तो फिर हमें लगता है कि रावी शायद चैन ही चैन नहीं लिखेगा क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, तो हम तो फिर इसी सहारे के पे जीने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमें सपोर्ट कर दे। तो ये दोनों चीज़ें आपको लगता है कि इनका कोई आपस में तालमेल है कि फ्यूचर में शायद कुछ बेहतर असरात आ जाएंगे, अभी हमें सपोर्ट लेनी पड़ेगी? देखिए, रावी चैन में उस वक्त आएगा, मैं समझता हूँ कि आम पाकिस्तानी जो है उसकी सारी की सारी मईशत जो है वो 3 या 4 चीज़ों के इर्द घूमती है। वो आटा, चीनी की कीमत, आटे की कीमत, बिजली का बिल, घी की कीमत, ये 3-4 चीज़ें हैं। बाकी सारे माशी इशारिये जो हैं वो सीरियसली मईशत दानों के लिए हैं। आम आदमी की मईशत ये 3 या 4। अभी जो मैं अक्टूबर की एंड तक जो हुकूमत का पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है वो ये कह रही है कि घी की कीमत 1 साल में 45% बढ़ गई है, मुर्गी की कीमत 35% बढ़ गई है, बिजली की कीमत 32% बढ़ गई है और पेट्रोल की कीमत 27%। ये हुकूमती अपने अदाद शुमार है और ये सिर्फ 1 साल के।
और यहाँ पे जिसका मैं जिक्र करता हूँ कि दो धारी तलवार जो पाकिस्तानियों के ऊपर चली है कि ये कीमतें बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ आपकी और मेरी जो आमदन है वो कम हो रही है जी। तो आमदन का, कीमतों का बढ़ना, तो ये दो धारी तलवार जो है ये पाकिस्तानियों ने पहले कोई 50-55 सालों में एक्सपीरियंस नहीं किया। हमारी आमदन जो है वो से लेके 2018 तक मुसलसल बढ़ती रही और शायद हम उस वक्त की बर्दाश्त कर पाते थे क्योंकि आमदन बढ़ रही। ये 2018 के बाद भी आसमान से बातें कर रही है और हमारी आमदन भी गिरना शुरू। अच्छा सर, वे आउट है कोई? मतलब कि अब बात करें, हम ये जानना चाहते हैं, जब हमारे मौशियात से बात हो रही होती है कि हुकूमत को कोई मशवरा दें, ऐसे अब आप लोगों का दिल करता है कि कोई मशवरा दें, उस पर कोई अमल होता है? तजावीज़ देखिए, दो चीजें इकट्ठी पूछनी, आपने मशवरा पूछ लिया और क्या उन मशवरों पे अमल होता है। देखिए, मशवरा हुकूमत को देने की सीरियसली ज़रूरत नहीं है क्योंकि हुकूमत जानती है कि उन्होंने बाहर कैसे निकलना है इन तकालीफ से। अच्छा। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ 2018 का जो PTI का मंशूर है, अगर उसको खोल के देख लें तो उसमें इन प्रॉब्लम के हल लिखे हुए हैं। 61 सफ़हात का मंशूर है और उसमें बड़े खूबसूरत अंदाज में इनके हल लिखे गए हैं। उन 61 सफ़हात में कोई 40 दफ़ा रिफॉर्म का लफ्ज़ यानी कि इस्लाहात का लफ्ज़ लिखा गया। हमने अपना चीनी के इस्लाहात लानी है, गंदम के सेक्टर में इस्लाहात लानी है, बिजली के शोबे में इस्लाहात लानी है। इस्लाहात के अलावा और कोई हल नहीं है। प्रॉब्लम ये रही कि इस्लाहात के वादे लिखा भी गया था मंशूर में, लेकिन किसी किस्म का इस्लाहाती कदम जो है वो पिछले 3 साल में सामने नहीं आया। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और ये सारी सूरत हाल है और मामला ये कि आम आदमी सवाल एक ही करता है, के पास है बिल्कुल, और जो बातें शायद बात करना आसान होता है जब आप अपोजिशन में होते हैं, लेकिन हुकूमत में आके मामलात अक्सर मुख्तलिफ होते हैं और ये आपको आकर ही पता लगता है। हम तो ये दुआ करते हैं कि जी कि आम आदमी के हालात पाकिस्तान में बेहतर हों और अगर मौशी अशारिये जो हैं वो पॉजिटिव जा रहे हैं तो जो अवाम के जिनसे कंसर्न है वो चीज़ें भी पॉजिटिव जो है ना मुस्बत ही जाए अशारिये। अच्छा, इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं, फाक़िद दारुल हुकूमत की बात करते हैं। एक अच्छी खबर है कि रेस्क्यू 1112 सर्विस शुरू करने का वहाँ पर भी ऐलान कर दिया गया और रेस्क्यू में फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और दीगर एमरजेंसी सर्विसेज शामिल होंगे। बिल्कुल, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने इस्लामाबाद फायर ब्रिगेड सर्विस के दौरे के दौरान बताया कि रेस्क्यू सर्विस का आगाज़ इसी माह किया जाएगा और सर्विस में इब्तदाई तौर पर 20 गाड़ियाँ शामिल होंगी और दूसरे मरहले में फिर गाड़ियों की तादाद बढ़ाकर 40 भी कर दी जाएगी। हाँ, शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को महफूज तरीन शहर भी बनाया जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है। बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव था ये पंजाब के अंदर, अभी तक बहुत सराहा जाता है और बहुत आला सर्विस है, बिल्कुल ऐसी है। और बात की जाती है कि रेस्क्यू 1112 जैसे इदारे होने चाहिए हैं और ये आवाम की फलाह के लिए जो है इदारे बनाए जा रहे होते हैं। रिस्पॉन्स टाइम की बात कर लें, क्या बेहतरीन रिस्पॉन्स टाइम है पूरे पंजाब के अंदर। और हम अक्सर देखते हैं जब हम कनाल पे सफ़र कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं कनाल के ऊपर और लोगों की कोताही की वजह से वो बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर रेस्क्यू 1112 का रिस्पॉन्स टाइम बहुत बेहतर। बिल्कुल एग्जैक्टली, हम देखते हैं कि बर वक्त वो पहुँच भी जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए। तो ऐसे सर्विसेज जो हैं वो होनी चाहिए। बिल्कुल, ट्रेनिंग बहुत अच्छी है और हमसे इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो ना सिर्फ मैं कहती हूँ कि एक जगह पे बल्कि पूरे मुल्क में होनी चाहिए ताकि हर जो शख्स है जो सहूलियात है उनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। बिल्कुल इस्तेफादा किया जा सके। हम बात मौसम की कर लेते हैं। कल तो ऐसी हवाएं यहाँ पे लाहौर में चल रही थी, ठंडी हवाएं थी और अब रात को बाकी सर्दी भी महसूस इधर तो होना शुरू हो गई। अच्छा, वाकई सर्दी में महसूस हो रही है हमजा, और जो ठंडी हवाएं से तुम बात कर रहे हो, अब कल दिन के टाइम भी ठंडी हवा जो है वो चल रही थी, वो बिल्कुल कल दिन में भी ठंडी हवा चल रही थी। तो मौसम जो है उसने करवट बदल ली है। हम इस सारी सूरत पे बात करेंगे मुल्क का मौसम कैसा रहेगा आइंदा चंद दिनों में। महकमा डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात के सरदार सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सरदार साहब। बताइएगा, क्योंकि अब हमें तो महसूस होने शुरू होगी ठंडी ठंडी हवाएं, तो ये मौसम कब तक जो है वो कदरे बेहतर हो जाएगा कि सर्दी जो है वो टेम्परेचर जब गिरना शुरू हो जाएगा मज़ीद? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, नवंबर के स्टार्ट होते ही ख़ासकर आपके नॉर्थ में तो हो जाती है सर्दी, बिलखुसूस रात की, शाम की, रात की और फिर सुबह की सर्दी। तो दिन में तो खैर रहती है धूप वूप, तो इतना सर्द नहीं होता। फ़िलहाल आगे 2 दिन है, कुछ हल्का सा वेदर है शुमाली इलाकों में, यानी केपी में, कश्मीर में और जीबी में, उन इलाकों में कुछ लाइट टू मॉडरेट रेन है और ऊंचे पहाड़ों पर कहीं ना कहीं कोई हल्की बर्फबारी भी हो सकती है।
4 और 5 नवंबर को। तो देखिए उसके बाद फिर 6 नवंबर को ज़ाहिर है उसके पीछे फिर कोल्ड एयर आती है, तो फिर सर्दी बढ़ने का इम्कान है। यानी आप कह सकते हैं कि 6-7 नवंबर से फिर इसमें कदरी इजाफा होगा सर्दी में। अच्छा सर, कराची का भी थोड़ा सा बता देना कि आप नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो उधर की भी बात करते हैं, उधर मौसम कैसा है? कराची में तो अभी तक कोई ख़ास सर्दी शुरू नहीं हुई जी। 20, 21, 20-22 इस तरह से मिनिमम टेम्परेचर की ये रेंज चल रही है। अलबत्ता ये हुआ है कि अब खुश्क हवाएं एक तरह से, पहले तो एक तरह से अक्टूबर ट्रांजिटरी मंथ रहता है, कभी शाम में साउथ वेस्टर्ली यानी जुनूब मगरबी हवाएं चलती हैं, तो फिर मौसम कदरे मुतदिल रहा करता था। और शाम में या रात में खासकर रात में और सुबह में हल्की सी खुनकी अब होना शुरू हो गई है। यानी अब टेम्परेचर नीचे आ जाएगा कोई 1 डिग्री 18 से 20 डिग्री के दरमियान कराची का, और फिर ग्रेजुअली, क्योंकि नवंबर का औसत दर्जा हरारत जो है वो भी तकरीबन 16.8 जो मिनिमम का औसत। गर्मियों के हवाले से बताइएगा, मतलब कि क्या आप लोग देख रहे हैं गर्मी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई इस सीज़न में, कम रिकॉर्ड की गई, दौरानिया ज़्यादा था कम था? देखिए इसमें ऑलमोस्ट एवरेज ही रहा। वैसे तो जो एवरेज टेम्परेचर से जो मंथली हम रिपोर्ट वो किया करते हैं, इशू करते हैं, इत्तेफाक से कल ही इसकी अक्टूबर की भी फाइनल की, तो ओवरऑल पिछले मतलब मंथ वाइज अगर आप लें और फिर ज़ाहिर है पूरे सीज़न का लें तो 3-4 मंथ्स को आप टोटल करके उनकी एवरेज सीजनल लेते हैं, तो स्लाइटली वार्मर देन नॉर्मल, स्लाइटली वार्मर देन एवरेज आप कह सकते हैं कि नहीं 1 से 2 डिग्री जी उससे नॉर्मल से ज़्यादा ही रही है गर्मी। सही। अच्छा सरदार साहब, जिस तरह से बात हो रही होती है क्योंकि मौसम बदल रहा है तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो भी मौसमाती बीमारियां हम देख रहे होते हैं वो भी हो रही होती है, तो लोग कह रहे होते हैं कि बारिशें दुआएं कर रहे होते हैं बारिशों की, तो कोई बारिशों का भी कोई पता है कि बारिशें कब से होंगी, स्पेल वगैरह इसका कब आएगा? देखिए ये जो 2-3 महीने होते हैं ना, खासकर नवंबर और दिसंबर, ये मतलब वन ऑफ द ड्राइस्ट मंथ होते हैं पूरे पाकिस्तान में तकरीबन। साउथ में तो बिल्कुल भी कोई बारिश नहीं होती है, अलबत्ता नॉर्थ में कोई इक्का-दुक्का जगहों पे हो जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि ये 4 और 5 नवंबर को एक हल्का सा स्पेल है, वो केपी के जो ऊपर के इलाके हैं, चित्राल, दीर, सवात वगैरह उन इलाकों में, और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कुछ एरियाज़ में हल्की से दरमियानी बारिश कहीं कहीं होगी और पहाड़ों पर कुछ बर्फबारी होगी। तो आगे कोई कह लें आपके तकरीबन 2 हफ्ते कोई ऐसा ख़ास स्पेल नहीं है। तो 2 हफ्ते तो जी बारिश नहीं होने वाली है, लेकिन मौसम जो है कुछ नॉर्थ में ख़ास तौर पर मज़ीद ठंड हो जाएगी 2-3 रोज़ तक। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे